तो प्यारे बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरुजी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए, ईपी बोर्ड के छात्र के लिए। ये विज्ञान में है। विज्ञान में आज हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, देखेंगे जो हर साल ये बोर्ड में किसी न किसी ईयर में ये पूछा गया सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं, फटाफट ध्यान देंगे। चलिए देखिए, पहला क्या कह रहा है ना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसका उदाहरण सहित समझाइए। इसमें दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए लिखेंगे इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे बहादुर। लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बहादुर? उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलने के बाद एक ऐसा पदार्थ का निर्माण करेंगे जो दोनों से क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें ये बताइए बहादुर, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। इसमें देखेंगे उदाहरण में दो पदार्थ मिलेगा और मिलने के बाद एक नए पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब बताओ बहादुर, ये मान लेते कि ए है, ये तुम्हारा बी है, और जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो किसमें मिलेगा, ए बी। अब ध्यान दीजिए, ये जो होता है इसको कहते हैं बहादुर अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ये बताओ बहादुर, अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो लिखेंगे इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। ठीक, चलिए देखिए होता क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो अभिकारक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए जो इसमें बहादुर ये वाला पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। लिखेंगे जो अभिक्रिया के दौरान जो बनता है उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक, चलिए ध्यान देंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक नए क्या करते हैं कि पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ कैसे बनेंगे इसमें देखेंगे कि देखिए ये ए है, ये बी है। जब दो ए और बी मिल रहा है तो बहादुर इसमें किसका निर्माण हो रहा है? इसमें निर्माण हो रहा है ए बी का। अब बताओ जब इसमें ए और बी मिल रहा है तो ए बी का निर्माण हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसके देखेंगे, मान लीजिए कि तुम्हारा बहादुर हाइड्रोजन है। अब बताओ इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे तो सीधी सी बात है कितना बनता है? जल बनता है। अब बताओ जल बनता है तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे कि इसको संतुलित करने के लिए जानते हैं कि इसका अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। तो बताओ इसमें
इसमें हाइड्रोजन 2 है तो इसमें कितना है 4, तो अगर इसमें भी 2 लिखेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। देखेंगे दूसरा, ये बहादुर हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा देखेंगे ये हमारा सोडियम है, ये हमारा क्लोरीन है। जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो NaCl का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसमें देखेंगे क्या कि इसमें अगर 2 है तो हम क्या करेंगे कि बहादुर यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी कितना लगाएंगे, 2 लगा देंगे तो हमारे मिल जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। देखिए इसमें हो रहा क्या कि इसमें सोडियम और क्लोराइड जो है मिल रहा है, तो ये 2 पदार्थ मिल रहे हैं और दोनों मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है बहादुर सोडियम 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 क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब बताओ इसमें जो मेन अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में दिया है अभिकारक उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। लेकिन जो उत्पाद होता है जो अभिक्रिया के दौरान बनता है, जब हम अभिक्रिया कराते हैं ना, देखिए इसको जब अभिक्रिया कराए ना तो अभिक्रिया कराने के बाद ये जो बना है ना इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद अभिक्रिया में जो भाग होता है वो भाग नहीं लेता है। ठीक, जो उत्पाद होता है वो क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए अभिकारक को पहचानने के लिए क्या करते हैं ना कि इसको हम प्लस द्वारा क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसमें अब लिखेंगे, आता है पेपर में बहादुर इसमें कि इसका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है। ठीक, तो देखेंगे, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। देखिए इसके प्रकार कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। पहला है बहादुर संयोजन अभिक्रिया, लिखेंगे। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तीसरा लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। चौथा बहादुर होता है, चौथा लिखेंगे इसमें 4 नंबर द्वितीय विस्थापन। देखिए तो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो पिछली बार जो पेपर में पूछा गया है ये वाला आया था। ठीक, कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए बहादुर ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका दूसरा है इसको द्वितीय विस्थापन, ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए क्या करिए बहादुर कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ये बताओ इतना समझ में आया, चलते हैं आगे। ठीक, ध्यान देंगे। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा दिया है बहादुरों कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण होता है वो 2 प्रकार के समीकरण की बात होती है। एक होता है संतुलित, दूसरा क्या होता है, असंतुलित। दोनों को समझेंगे कि एक संतुलित और असंतुलित क्या होता है। ठीक, तो देखिए संतुलित समीकरण, ये संतुलित समीकरण क्या है, तो बहादुर लिखेंगे इसका उत्तर लिखेंगे बहादुर, उत्तर लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित क्या कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो अभिकारक होगा उत्पाद दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होने का मतलब क्या है कि उसका जो तत्व है वो तत्व का जो प्रत्येक परमाणु होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक बहादुर, ये बताओ ये हमारा हाइड्रोजन है,
इसकी अब क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये जल बनता है। क्या बनाता है? ये बहादुर बनाता है, ये हमारा बनाता है जल। क्या बनाता है? जल, H2O। ठीक, देखिए यहाँ देखने के बाद ना, ये देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या है, इसमें बहादुर होता क्या है कि ये तुम्हारा जल है। तो देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु 2 है, इसमें कितना है? 1 है। तो ये हमारा ना अभी तक ये हमारा असंतुलित समीकरण है। तो हम पढ़ रहे हैं संतुलित बनाना है। तो ये बताइए इसमें अगर ये हाइड्रोजन 2 है तो इसमें 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो हमको हाइड्रोजन भी 4 करना है। तो करेंगे क्या, इसमें भी 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हमारा कौन सा रासायनिक समीकरण मिल गया? तो इसी को बहादुर कहेंगे, इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण आया समझ में? ठीक, दूसरा देखेंगे। ये बताओ बहादुर, हम मान लेते हैं कि ये मैग्नीशियम है, इसकी अब क्रिया किसी अम्ल के साथ करा देते हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि बहादुर ये मैग्नीशियम धातु, इसकी अब क्रिया H2SO4 के साथ करा देंगे। देखिए कराने के बाद होता क्या है। हम जानते हैं कि इस पर जो होता है चार्ज 2 होता है, इस पर भी -2 होता है। प्लस के साथ जब माइनस की क्रिया करेंगे तो ये हमारा किस में बनेगा? MgSO4 में। और जो हाइड्रोजन गैस है कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल गया। देखो इसको कहते हैं बहादुर, Mg का मतलब मैग्नीशियम, SO4 का मतलब क्या कहते हैं? सल्फेट। तो इसमें देखेंगे कि क्या यह रासायनिक समीकरण ये संतुलित समीकरण है? तो ठीक देखेंगे। ये बताओ इसमें बहादुर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इसमें भी 2 है। इसमें मैग्नीशियम कितना है? 1 है। तो इसमें मैग्नीशियम 1 है। इसमें SO4 कितना है? तो इसमें 1 S है। ओ ऑक्सीजन कितना है? 4। तो इसमें कितना है? 4। तो इसके मतलब बहादुर ये भी हमारा समीकरण कैसा है? ये भी हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित समीकरण है। ठीक, आए समझ में बहादुर? आगे चलेंगे। ठीक, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ये संतुलित समीकरण होता है। देखिए एक होता है असंतुलित में क्या होता है ना कि आपस में जो अभिकारक उत्पाद है, इनके प्रत्येक परमाणु जो होता है ना वो आपस में बराबर नहीं होता है। तो जब बराबर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बहादुर असंतुलित समीकरण। क्या कहेंगे? असंतुलित। और देखिए इसमें जो प्रत्येक तत्व के जो परमाणु है आपस में क्या है? समान है। तो इसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे बढ़े। देने के लिए इसमें क्या करेंगे कि हम इसके 2 मेथड सीखेंगे। दोनों मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान देंगे। देखिए क्या है कि बहादुर इसको ऑक्सीकरण को समझने के लिए समझने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए इसको समझने के लिए 2 मेथड होती है। एक होता है पुरानी अवधारणा। क्या होता है? पुरानी अवधारणा। क्या होता है? पुरानी अवधारणा। ठीक, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ठीक, देखिए ऑक्सीकरण को हम बहादुर क्या करेंगे ना कि इन दोनों मेथड समझेंगे कि जो पुरानी अवधारणा होता है वो क्या होता है, और जो पुरानी अवधारणा में कैसे क्या होता है, और दूसरा दिया इसमें कि जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि बहादुर ऑक्सीकरण को क्या करेंगे कि हम सीखेंगे पुरानी अवधारणा से। किससे? पुरानी अवधारणा। देखिए पुरानी अवधारणा में बहादुर क्या होता है? हम कहते हैं ना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होता है? वृद्धि। ऑक्सीजन की क्या होता है? वृद्धि एवं हाइड्रोजन की क्या होता है? हाइड्रोजन की बहादुर क्या होता है? कमी को बहादुर हम क्या कहते हैं? ह्रास भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ह्रास हो। हाइड्रोजन की कमी हो तो
उसे उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, देखिए ऑक्सीकरण का बहादुर न उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, या इसी ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया। क्या होता है बहादुर? उपचयन अभिक्रिया। ठीक, ये इतना तो समझ में आया कि ये ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की क्या होता है? कमी। तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इन्हीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो नाम होता है उपचयन अभिक्रिया होता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक, चलिए तो इसको क्या करेंगे कि इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए इसमें सीधी सी बात कर रहे हैं ना कि ऑक्सीजन का योग हो। चलो मान लेते हैं कि बहादुर ना ऑक्सीजन का योग मतलब क्या कि ये कार्बन है, इसकी क्रिया O2 संग करा दिए, तो बताइए हमारा क्या मिल गया? CO2 मिल गया। और बताओ जब CO2 मिल गया तो कहने का मतलब ये है कि बताओ इसमें किसका योग हुआ है? ऑक्सीजन का। तो बताओ ये कौन सी इसको हम कह सकते हैं कि बताओ इसमें कौन सी क्रिया है? तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, देखिए दूसरा समझेंगे बहादुर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। देखेंगे, देखिए ऑक्सीकरण को बहादुर क्या होता है कि ऑक्सीकरण को समझने के लिए एक और मेथड होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ये क्या होता है? लिखेंगे कि परमाणु आयन एवं परमाणु आयन या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लिखेंगे या किसी परमाणु आयन या अणुओं द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है ना कि क्या हुआ कि कोई भी परमाणु है, परमाणु आयन या अणु द्वारा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लिखा गया इसमें कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब बताओ बहादुर इसमें एग्जाम्पल समझे कि इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगा। ठीक, अब बताओ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया। इसमें नोट 2 लिखेंगे, नोट इंपॉर्टेंट है बहादुर, ये दोनों नोट लिखेंगे। नोट बहादुर लिखेंगे पहले इसमें क्या कि इसमें संयुक्ता क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। क्या होती है? संयुक्ता हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। दूसरा लिखेंगे इसमें संयुक्ता हमेशा क्या बढ़ती है? संयुक्ता इसमें बढ़ती है। दूसरा लिखेंगे दूसरा बहादुर लिखेंगे कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपचायक। क्या कहेंगे? उसे अपचायक कहते हैं। ठीक, अब देखिए बहादुर एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि बहादुर सोडियम है, सोडियम मान लो कि 0 है। अब बताओ यहाँ पे गया तो सोडियम का आवेश 1 हो गया। अब बताओ 1 आवेश का मतलब क्या कि इसमें आवेश कितना बड़ा? 1। दूसरा देखेंगे, मान लेते हैं कि बहादुर इसमें हमारा है क्या? इसमें हमारा है क्या? Fe है। अब बताओ इसमें जो संयुक्ता होगा ना, इसमें संयुक्ता हमेशा बढ़ेगा। देखिए बढ़ाए कैसे? अब मान लेते हैं कि बहादुर इसमें कितना है? हमारा 3 है Fe पर। तो बताओ इसमें हमेशा बढ़ेगा, देखेंगे इसमें हमेशा बढ़ता है। तो बढ़ता कैसे? इसमें मान लेते हैं कि अगर Fi पर हमारा क्या है? Fi पर 2 है,
ठीक, जब इसको करेंगे तो बताओ Fe पर कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब Fe पर बहादुर 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, Fe को आयरन कहते हैं, इसी को फेरी कहते हैं, इसी को फेरस कहते हैं, उस पर 3 होता है और इस पर कितना होता है, 2 होता है। तो ठीक, इसमें देखेंगे इस पर कितना होगा, Fe पर होता है कितना, Fe पर 3 हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बताओ ये कौन सी क्रिया है, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, इसी को कहते हैं उपचयन क्रिया। ठीक, तो देखिए अब आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, इसी में क्या है, इसी में एक आता है बहादुर, इसी में एक आता है, उसको कहते हैं उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन, और उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया। चलिए अगला ध्यान देंगे, नेक्स्ट। ठीक, देखेंगे अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि संचारण क्या है, इससे बचाव के उपाय लिखिए। संचारण क्या होता है, देखिए लिखेंगे कि संचारण जो होता है, कह रहे इसके बचने के उपाय। देखिए ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार देखा गया कि पेपर में पूछा गया है। संचारण क्या है, जो संचारण होता है, संचारण का मतलब एक तरफ से कह सकते हैं ना कि जो लोहा होता है, तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि बहादुर किसी न किसी पेपर में देखें कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछ देता है कि संचारण से बचने के लिए उपाय बताइए। तो ठीक, देखिए लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसका बहादुर उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर हम ये लिखेंगे कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। लेकिन एक बात है, जब लोहे में जंग लगता है तो बताओ जो लोहे में जंग लगने की क्या है, तो इसमें बहादुर एक नोट में लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि लंबे समय तक लोहे को नमी या वायु में रख देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो लोहे का संचारण होने लगता है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया है ना कि इससे बचने के उपाय बताइए। देखिए बचने के लिए उपाय लोग हम क्या करते हैं, बचने के लिए उपाय हम ये करते हैं कि पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे दूसरा इसमें बहादुर, संचारण के बचने का उपाय। क्या लिखेंगे, उपाय। ठीक, देखिए पहला इसमें लिखेंगे, पहला कि पेंट करके। ठीक, दूसरा लिखेंगे इसमें तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। ठीक, तीसरा ये भी लिख सकते हैं बहादुर, तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि पहला पेंट करके, दूसरा तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, और तीसरा ये भी कह सकते हैं कि इसमें दिया है कि जो तेल लगाकर एक होता है, ग्रीस लगाकर, एक पेंट कर। तीसरा हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि परत चढ़ाकर। ठीक, तो चलिए ये भी ये अपने आप में, ये भी दोनों क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बताइए संचारण है। तो चलिए इसको फटाफट बहादुर स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको थोड़ा देखिएगा, ये अपने आप में ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे बहादुर क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पीएच स्केल क्या है, इसका महत्व बताइए। देखिए ये स्केल एक ऐसा स्केल है कि जो कहीं ना कहीं बोर्ड के पेपर में छपता है, पूछ देगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त जो होता है उसका भी पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, अम्ल क्या है, क्षार, इसमें सब आ जाता है। तो ठीक, हमने देखेंगे पीएच देखेंगे। मान लें कि बहादुर ये कोई बिलियन है। ठीक, मान लेते हैं कि ये कोई बिलियन है, और ये बताओ बिलियन में किसी हाइड्रोजन सांद्रण की, जो हाइड्रोजन की सांद्रता है, तो हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाएगा, और उसी स्केल को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, तो हम कहेंगे किसी बिलियन में किसी आयन की
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल स्थापित किया गया या एक स्केल बनाया गया, उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। देखिए पीएच स्केल का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेंस। क्या नाम था? सोरेनसन। उसका नाम था सोरेंस। देखिए इन्होंने जब स्केल अपना बनाया ना तो उसने क्या किया कि उनका एक परिसर रखा। परिसर का मतलब रेंज होता है। रेंज कहाँ तक रखा? तो 0 से 14 तक रखा। अब देखिए इसमें समझेंगे पहले कि पीएच स्केल होता क्या है। देखिए पीएच स्केल में क्या है, लिखेंगे किसी 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 बिलियन में किसी बिलियन में किसी बिलियन में उपस्थित 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 हाइड्रोजन 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 आयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल तैयार किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, ध्यान देंगे। तो जब पीएच स्केल कहते हैं तो बताओ इसमें जो वैज्ञानिक था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेंस। लिखेंगे कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, देखिए जब इन्होंने खोज किया था ना तो उसका जो पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना का जो परिसर था वो कहाँ से कहाँ तक था? 0 से 14 तक। तो इसमें लिखेंगे ये भी बहादुर, पीएच स्केल का परिसर 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है। ठीक बहादुर, तीसरा इसमें देखेंगे कि जो पीएच स्केल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहादुर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल में होता क्या है कि जो इसका पीएच स्केल का जो पैमाना होता है ना वो ऋणात्मक लघुगणक है जो उसकी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसका क्या होता है? बराबर होता है। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा सोरेंस नामक वैज्ञानिक का ये स्केल होता है। तो इस स्केल का मतलब क्या है? स्केल ये क्यों खोजा गया? तो स्केल ये कहता है ना बहादुर कि अगर कोई भी बिलियन है तो किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक पैमाना तैयार करते हैं और उस पैमाना को बहादुर हम पीएच स्केल का पैमाना कहते हैं। और जब वो वैज्ञानिक खोजा तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेनसन। देखिए सोरेनसन ने बताया ना, जब ये खोजा ना तो ये बताया इनका एक ही मकसद था कि अगर कोई भी बिलियन है और बिलियन में क्या घुला है क्या नहीं घुला है तो उन्होंने बताया ना कि इनकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए वो क्या किए? एक पैमाना तैयार किए। क्या किए? पैमाना, या कह सकते हैं कि एक स्केल तैयार किए और उसी स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब बताओ इन्होंने जब खोज किया ना तो उस स्केल में क्या किया ना, उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए बहादुर की उनका ये पीएच स्केल है। ठीक, तो उन्होंने एक पीएच स्केल बनाया। अब पीएच स्केल मतलब क्या कि उन्होंने क्या किया कि 0 1 2 3 4 ये कितना है हमारा? 5 6, ये कितना होगा? 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ये कितना होगा? 11। चलो बढ़ा लो, क्या दिक्कत है बहादुर? 11 और ये हमारा कितना है? 12 और ये वाला 13, ये कितना है बहादुर? 14। देखिए जब इन्होंने पैमाना तैयार किया तो ये 0 से 14 तक ही अपना क्या किया कि परिसर रखे, मतलब ये 0 से 14 तक ही इस पर पैमाना पर बनाया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है ना कि जब इन्होंने पैमाना तैयार किया तो इन्हें देखिए इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया ये कि ये हमारा लिखेंगे इसमें जो 0 से यानी लिखेंगे इसमें बहादुर पहला क्या कि 7 से जो कम, 7 से कम का मतलब क्या? वो कि उसका प्रकृति कैसा होगा? तो उसका प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। लिखेंगे जो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो
तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक, ये बताओ, ये 7 से कम होता है, बताओ जिसका 7 उसका क्या होता है, तो उसका क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। देखिए जो अम्ल का पहचान कैसे करेंगे, जो जल विलयन में H+ देता है उसको हम अम्ल कहते हैं, जो जल विलयन में क्या देता है, OH ऋणात्मक में देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब बताओ उदासीन क्या होता है, जिसमें HOH दोनों ना हो, यानी हम कह सकते हैं NaCl हमारा क्या है, ये हमारा उदासीन लवण है। इसी लवण को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए ये बहादुर, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है। ये पूछा क्या है कि जो बहादुर शुद्ध जल का pH मान जो होता है, pH मान वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक, अगला लिखेंगे इसमें कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो ये कितना होता है, लिखेंगे 7.4 होता है। इसमें अगला लिखेंगे कि मनुष्य के जो आंसू होता है ना, आंसू टीयर समझते हो ना, आंसू का pH मान कितना होता है, ये भी 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 7.4। तो ये बहादुर तीनों पेपर में किसी न किसी प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। ठीक, अब इसमें एक और है ना, ये प्रश्न एक और इसमें और बोला है कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए तो देखिए इसके लिखेंगे pH पैमाना का, pH स्केल का महत्व। क्या लिखेंगे, pH स्केल का महत्व। देखिए महत्व क्या होता है, इसमें लिखेंगे pH स्केल, यानी pH स्केल दांत को सुरक्षित रखता है। क्या करता है, सुरक्षित रखता है। लेकिन मतलब क्या लिखेंगे, लेकिन जब आपके मुंह का pH मान, जो pH मान होगा, pH मान वो 5.5 से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा ना तो क्या होगा, कम होगा तो दांत का क्षय शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, दांत का क्या हो जाता है, दांत का क्षय शुरू हो जाता है। देखिए दांत का क्षय होने का मतलब क्या, कि हमारे जो मुंह में जो दांत है, दांत में जो एनिमल होता है, जो वो क्या होता है ना, कि उसका जब pH मान 5.5 से जब कम होगा तो क्या करेगा कि जो दांत होगा उसका क्षय होने लगता है। क्षय का मतलब कि झड़ने लगता है। देखिए दूसरा महत्व लिखेंगे कि pH का प्रयोग हम साफ सफाई में भी करते हैं। कहाँ करते हैं, साफ सफाई में भी करते हैं, साफ सफाई में भी करते हैं। ठीक, तो चलिए ये बताइए बहादुर, समझ में आया। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, और सेशन को बढ़ाते रहिए। ठीक, देखेंगे बहादुर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट सेशन को बढ़ाते रहिए। ठीक, देखिए ये pH पैमाना है। pH पैमाना क्या होता है, तो इसका जो pH मान होता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। तो ठीक लिख दिया गया है। देखिए ये अपने आप में बहादुर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या दीजिएगा कि ये MCQ में छप सकता है। ये अपने आप में बहुत बहादुर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। ठीक, अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहादुर ये कह रहा है कि बेकिंग सोडा या वाशिंग सोडा के उपयोग लिखिए। देखिए इस प्रश्न को हम कह सकते हैं ना, एक तरह से मानिए ना कि क्लास 10 के ईपी बोर्ड के लिए विज्ञान में एक तरह मान लीजिए कि जो केमिस्ट्री पोर्शन है, यानी रसायन विज्ञान है, उसका ये मान लीजिए ना कि ये प्रश्न उसका रीड है। रीड का मतलब क्या, कि हर बार बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाता है। पूछने का मतलब क्या, ये या तो MCQ में दे देगा या तो इसका उपयोग लिख देगा, इसका बनाने का सूत्र देखा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक के बारे में समझते चलते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या है, पहला हमारा बहादुर है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, तो एक के बारे में समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा क्या होता है, देखो बेकिंग सोडा को बहादुर हम क्या करते हैं कि खाने के भी सोडा कहते हैं। ठीक, खाने के भी सोडा
कहते हैं। तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं ना कि खाने को भी सोडा कहते हैं। खाने का मतलब क्या कि जो हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, यूज करते हैं, खाने को खाने की भी सोडा कहते हैं। ठीक, देखिए इस दूसरा लिखेंगे दूसरा इसमें क्या कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, ये भी पेपर में पूछता है। तो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये रासायनिक सूत्र है। इसी में तीसरा प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है। देखिए यहाँ से एक तरफ से समझिए कि बोर्ड में ये छपने वाला है। छपने का मतलब क्या कि यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, या तो एमसीक्यू में आ जाए या वो अति लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाए। ठीक, देखिए क्या है कि जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है। देखिए ये Na है, तो बहादुर हम सब जानते हैं कि जो Na होता है, Na को हम क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। H का मतलब क्या होता है, H को बहादुर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, अब बताओ CO3 का मतलब इसको क्या कहते हैं, हम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट। देखिए बेकिंग सोडा क्या है, देखिए बेकिंग सोडा को हम बहादुर क्या कहते हैं ना कि उसको खाने की भी सोडा कहते हैं। ठीक, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, उस रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, NaHCO3। अब इसमें आगे के क्रम में इसमें लिखे हैं बहादुर ना कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम का मतलब ना कि मान लीजिए कि वो साधारण नाम है। बेकिंग सोडा हमारा क्या है, एक तरह से साधारण नाम है। तो साधारण नाम का मतलब क्या कि बताओ, ये जो हमारा लिखा गया है बहादुर कि रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब ये बताओ ये बेकिंग सोडा कैसा नाम है, तो बेकिंग सोडा को हम कह सकते हैं कौन सा है, साधारण नाम है। क्या है, साधारण नाम। अब देखो इसका बहादुर कह रहे हैं ना कि इसका उपयोग भी लिखिए। बेकिंग सोडा के बारे में हम समझ गए। अब बहादुर इसका हम देखेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है। उपयोग भी पेपर में पूछा ही जाता है, कह रहे हैं बार बार कि ये पेपर का ये ऋण माना गया है बहादुर। तो चलिए लिखेंगे इसमें बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग। तो देखिए उपयोग नंबर 1 में देखेंगे, लिखेंगे पहला कहाँ के है, तो देखिए पेट में अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, दूर करने में किया जाता है। देखिए पेट में अम्लीयता लिखा गया है इसमें कि पेट में अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। और बताओ पेट में क्या, देखिए जब हमारे पेट में जब अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब पेट है तो पेट में जब अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाता है तो हमारे पेट में क्या होता है कि हलचल सी पैदा होने लगती है। और जब हलचल बढ़ती है ना तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पेट में अम्लता का मान क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को भी बहादुर हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा क्या इसको कह सकते हैं अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तीसरा बहादुर इसमें ये भी लिख सकते हैं, तीसरा कि ब्रेड मतलब देखे हो ना जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये बताओ बहादुर ये समझ में आया। इसमें देखेंगे ये मान लीजिए कि ये किसी न किसी बार कह रहे हैं कि किसी न किसी पेपर में ये पूछा गया है। तो चलिए देखिए बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं कि खाने को भी क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं। और बेकिंग सोडा का जो बहादुर रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और बताओ ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए इसमें अगर बनाने की विधि आएगा ना तो देखिए प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, अगर बनाने की विधि आएगा ना तो ये बनता कैसा है, जो कांच पदार्थ होता है ना जब उसमें सोडियम क्लोराइड की जब मात्रा मिलता है तो ये बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक, अगले क्लास में इसको देखेंगे कि इसका अब अगले क्लास में जो पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुण में यानी अर्थात बनाने की विधि में देखेंगे कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसा होता है। ठीक, ये समझ में आया। चलिए देखेंगे अब वाशिंग सोडा क्या होता है।
वॉशिंग सोडा को बहादुर जिस तरह से बेकिंग सोडा को खाने को सोडा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार उसको क्या कहते हैं, धोने की सोडा। तो चलो इसको लिखते हैं बहादुर, वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा क्या है? तो हम लिखेंगे इसको, इसमें लिखेंगे नंबर 1 में लिखेंगे इसे धोने का भी सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा कहते हैं। धोने की भी सोडा कहते हैं, ठीक। इसमें दूसरा ये भी लिखेंगे बहादुर कि इसका मतलब किसका बहादुर? बेकिंग सोडा का, सॉरी मिस्टेक, वॉशिंग सोडा का। तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2। ठीक। अब बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको मान लीजिए कि इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, ठीक। और Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और जब इसमें हम क्या करते हैं कि 10 का जो 10 है, जल के जब 10 अणु मिलाते हैं ना, तो क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा है ना। तीसरा इसमें देखेंगे, तीसरा इसमें ये भी लिख सकते हैं कि, ठीक, तो वॉशिंग सोडा तो रासायनिक सूत्र जान गए। अब इसमें बहादुर लिखेंगे, जल्द आगे बढ़ेंगे, समय भी बहुत काफ़ी होता जा रहा है, ठीक। देखेंगे अगला देखेंगे, लिखेंगे वॉशिंग सोडा का उपयोग। वॉशिंग सोडा का उपयोग, देखिए पहला उपयोग क्या है? पहला उपयोग लिखेंगे कि घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। दूसरा लिख सकते हैं कपड़ा धोने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कपड़ा धोने में किया जाता है। चलिए ये घरों में ये क्या है बहादुर की, इसको लिख सकते हैं घरों में साफ सफाई में किया जाता है। तो लिखो घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है और कपड़ा धोने में किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक। ये बहादुर ये किसी न किसी पेपर में ये भी पूछा गया है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, और जल का कितना अणु है? 10 अणु है, ठीक। आगे चलेंगे, ठीक, फटाफट इसको बहादुर स्क्रीनशॉट करिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है ना कि अम्ल वर्षा क्या है। देखिए इसके दुष्प्रभाव क्या है, देखिए इसको हम समझेंगे। इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप बहादुर इसको होमवर्क में कर आइएगा। देखिए मैं इसका पूरा मैं बता दे रहा हूँ कि अम्ल वर्षा क्या होता है। देखिए अम्ल वर्षा मतलब क्या कि हमारे वायुमंडल में प्रदूषक जैसे में क्या होते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड क्या होते हैं ना, कि जब अम्ल सब क्रिया करते हैं, तो अम्ल वर्षा से जब क्रिया करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना कि वो ना नमी की मात्रा प्राप्त करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या करते हैं कि उत्पादन करने लगता है। देखिए जब उत्पादन होता है ना, तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे क्या होता है कि बारिश होने लगती है। तो बताओ जब बारिश होने लगती है तो हम कह सकते हैं कि उसको हम, जब बारिश होती है तो ऐसे वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। और इसके कारण के दुष्प्रभाव क्या है? देखिए आप लोग लिखेंगे दुष्प्रभाव क्या होते हैं, सुनेंगे। इसका दुष्प्रभाव मतलब क्या कि अम्ल वर्षा जब होता है ना, तो क्या होता है कि इमारतें घर कारखाने और जो रेल की आपस जो पटरियाँ होती है, ये सब क्या होते हैं? इसका ये दुष्प्रभाव, ये सब क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। दूसरा लिखेंगे जब अम्ल वर्षा होती है ना, तो क्या होता है ना कि हमारे त्वचा में एक फोफले की जैसा मतलब क्या हम कह सकते हैं? खाज खुजली। क्या कह सकते हैं? खाज खुजली। और इसका अम्ल वर्षा के कारण ही हम लोग क्या होता है? दामा रोग। क्या होता है? दामा, जो आजकल ये गांव में शहरों में देखने को मिलता है। अम्ल वर्षा के ये दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव फिर से जानेंगे क्या है अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव। पहला ये लिखेंगे कि घरों, कारखानों, इमारतों, लिख सकते हैं रेल, ये आदि पर ये क्या करता है? अम्ल वर्षा होने से इस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा लिखेंगे, जो दूसरा होता है बहादुर, कि ये क्या होता है कि अम्ल वर्षा के कारण ही ये त्वचा रोग उत्पन्न होता है और दामा रोग उत्पन्न होता है। तो चलिए इसको आप क्या करिएगा कि बहादुर इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, ठीक। चलेंगे अगला सवाल। देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है ना कि दंत क्षय में पीएच की भूमिका क्या क्या है। देखिए इसको अभी इसको पीछे करा है
इसको पिछला पिछला प्रश्न में पिछला प्रश्न में लिखवाए है। ठीक, इसको पिछला प्रश्न में कराए हैं, देख लेना। ठीक, देखिए इसको हम बताएं क्या दंत क्षय क्या होता है। बोले ना कि जो पीएच पैमाना होता है वो हमारे दांत को क्या करता है कि बचाव में काम करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब मान लीजिए कि आपके मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से जो कम होगा ना, तो जो 5.5 से बहादुर जब कम होगा तो क्या होता है ना कि हमारे जो दांत का जो इनमें वो कमजोर हो जाता है, और जब कमजोर होता है तो दांत का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो बताओ जब दांत का क्षय होने लगता है तो हम क्या कह सकते हैं कि दांत के क्षय में पीएच का यही क्या है, भूमिका है। तो बताओ दांत के क्षय में पीएच की भूमिका क्या है, तो लिखेंगे, आप लोग स्वयं लिखिएगा, ये भी बहुत आसान है क्योंकि ये प्रश्न ये जो है ना इसको पीछे लिखवा है, अभी लिखवा करा है कि जो दांत का जो पीएच मान नहीं हमारे आपके मुंह का या हमारे ही मुंह का जो पीएच मान 5.5 से जब कम होगा तो हमारे दांत का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। ठीक, कह सकते कि यही हमारे पीएच इसके लिए क्या है, भूमिका है। ठीक, चलेंगे अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है बहादुर ना कि धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए। देखिए धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण, इसमें ये बहुत अपने मान लीजिए कि ये भी प्रश्न ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए भौतिक गुण रासायनिक गुण लिखेंगे। देखिए ये धातु क्या है, पहले तो जानेंगे धातु क्या है। देखिए धातु का मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मतलब कोई तत्व है, जो तत्व क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। देखिए लिखेंगे एक ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, देखिए धातु का पहचान का एक और तरीका है, जानेंगे क्या। देखिए ये ट्रिक अपने याद किए रहना बहादुर, ये बहुत ट्रिक काम आना। देखिए जिसके लास्ट में बहादुर यम आएगा ना तो समझिए ना, जिसके लास्ट में बहादुर यम आएगा तो समझ लेना कि ये क्या है, ये बहादुर धातु होगा। बस किसको छोड़कर, अपवाद में बहादुर हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हीलियम क्या है, हमारा धातु नहीं है। देखिए हीलियम बोलेंगे तो इसमें यम आ रहा है, तो यम आ रहा है तो बहादुरी हमारा क्या होगा, धातु नहीं होगा। लेकिन जिसमें यम आएगा वो हमारा सब क्या होगा, धातु। जैसे में फॉर एग्जांपल देखेंगे सोडियम यम आ गया, पोटेशियम यम आ गया, एल्युमिनियम यम आ गया, कैल्शियम यम आ गया, मैग्नीशियम यम आ गया। तो जिसमें बहादुर यम आएगा वो होगा क्या, उसको कहेंगे हम क्या है, धातु। और जिसमें मान लीजिए कि ये का पवाद इसमें यम आ रहा है तो इसको हम धातु नहीं बोलेंगे। ठीक, चलेंगे इसमें धातु का समझ में आ गया। अब कह रहा है कि भौतिक गुण, तो इसमें लिखेंगे बहादुर धातु का भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण 2 ही 3 लिखेंगे, ज़्यादा ही नहीं लिखेंगे। देखिए पहला लिखेंगे धातु चमकदार होती है, धातु चमकदार होती है जिसे धात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक कहते हैं। देखिए जिसमें उदाहरण में लिखेंगे, इसमें बहादुर उदाहरण में लिख सकते हैं क्या, उदाहरण में लिख सकते हैं सोना चांदी। देखिए चांदी चमकता है ना, तो चमकता है ना, धातु क्या होती है, चमकदार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक। दूसरा इसमें लिखेंगे, लिखेंगे धातुओं को पीट कर चादर के रूप में
बनाया